नमस्ते। प्रोफेसर पायल मांगो, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर रजनी अभी, यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर, प्रोफेसर विपिन तिवारी, प्रोफेसर रत्नावली, डॉक्टर सुनीता सिंह, other respected deans, head of the department, principals, members of various statutory bodies, faculty members, invited guests, and my dear friends and students. मन की बात, a dialogue on social transformation. सबसे पहले तो डॉक्टर सुनीता सिंह को बधाई कि उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक पे काम किया और डॉक्टर सुनीता सिंह ने बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट भी किया। वो शुरू में जाने से डर रही थी, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन लगा नहीं कि वो डर रही थी और ना ही लगा कि वो डरने वाला मटेरियल है। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया और उन्होंने तो एनालिसिस किया है कि मध्य प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स का। तो मैं सोच रहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स का भी कर लेते। अगर यहाँ का करते तो रिजल्ट कैसा आता मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अच्छा भी नहीं है मैं पूछूं कि कितने लोग सुनते हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि डेटा अच्छा आना चाहिए, तो मैं वो रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने भी वो रिस्क नहीं लिया अपनी स्टडी में और उन्होंने दिल्ली से बाहर के लोगों का एनालिसिस किया। टेक्स्ट एनालिसिस किया, इमोशनल एनालिसिस किया, स्पीच एनालिसिस किया, तो बहुत सारा किया, बहुत साइंटिफिक स्टडी की और उन्होंने उसके कुछ आउटकम भी निकाले। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो बहुत ठीक है कि प्रधानमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म को केवल पॉजिटिव थॉट्स के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही इसको उन्होंने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी नहीं बनने दिया। आम व्यक्ति को जोड़ने का काम किया, क्योंकि सबको एक शिकायत रहती है कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमें सुन लेना चाहिए, मुझे चांस कम मिला सुनने का, एक ये शिकायत रहती है। और इतने बड़े देश में हम देखिए 140-45 करोड़ हैं, अब तो विश्व के सबसे बड़े देश हो गए जनसंख्या में। तो इतने बड़े देश में अगर सुझाव मांग लो, ट्रकों में भर के तो सुझाव आ जाएंगे, फिर उनको पढ़ना, उसका एनालिसिस करना और वो जो सब आपने किया वो सब करना, उसके बाद उसमें से कुछ निकालना एक बहुत ही दुर्लभ सा कार्य है। जो छोटे देश हैं उसमें शायद आसान है, भारत में इतना आसान है नहीं ये सब काम करना। लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत करी, प्रधानमंत्री ने उनको बधाई इसके लिए। और अभी 100वां एपिसोड आने वाला है, रविवार को आएगा और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उसको दिखाया जाएगा। तो आप में से इन्होंने कहा कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास रहते हैं वो आ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोग आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आसपास वाले ही आए, सभी लोग आ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इन्होंने जो सर्वे किया, बहुत मेहनत लगी, इनकी टीम को भी बधाई देता हूं। एक और सर्वे अखबार में छपा, अभी 2-3 दिन से अखबारों में भी मन की बात पे काफी सारा आ रहा है। IIM रोहतक ने और प्रसार भारती ने मिलकर एक सर्वे किया। एक समानता जो उस प्रसार भारती के और IIM रोहतक के सर्वे और सुनीता सिंह जी के सर्वे में है कि 23 करोड़ लोग मन की बात को सुनते हैं। अगर 23 करोड़ सुनते हैं, ये सच है, तो देखिए 36 करोड़ अमेरिका की जनसंख्या है। 23 करोड़ लोग यदि किसी चीज को सुनते हैं, उसका प्रभाव ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नंबर कितना बड़ा है, 23 करोड़ लोगों का नंबर कितना बड़ा है। अगर प्रधानमंत्री, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने अपना उत्साह बना के रखा कि हर महीने बोलना है, फिर उसका एक सिस्टम तैयार किया, क्योंकि सुझाव इतने सारे आते होंगे, उन सुझावों पे कुछ ना कुछ बात करना जो महत्वपूर्ण है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो एक और बात
एंकरिंग करते हुए मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे लोग इसको रेडियो पे सुनते हैं। तो वो जो सर्वे है वो आगे ये भी बताता है कि 18% लोग रेडियो पे करीब करीब सुनते हैं इसको, करीब करीब 45% लोग इसको टीवी पे देखते हैं, और करीब 37% लोग ऐसे हैं जो इसको मोबाइल के माध्यम से देखते हैं। यानी माध्यम कोई भी हो, आप तक पहुंचने का जरिया। देखिए गांव गांव में भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी आई है कि हमारे स्मार्टफोन मोबाइल फोन गांव गांव में चलते हैं, भली गांव में बिजली ना आती हो। लोगों ने ट्रैक्टर की बैटरी से मोबाइल चार्ज करने के सिस्टम गांवों में डेवलप कर लिए कि बिजली आए ना आए मेरा मोबाइल चलना चाहिए। ये नहीं है कि अर्बन इंडिया ही सेंसिटिव है अपनी मोबाइल के लिए कि 5 मिनट में देखना है जरूर उसको। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में भी ये सेंसिटिविटी लेवल लगभग वैसा ही है। कितनी बड़ी ताकत है इस देश की कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई उसमें पूरा देश पार्टिसिपेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसका फायदा हमें उठा ही लेना चाहिए, और लोगों तक पहुंचने का ये माध्यम बना। कितनी अच्छी बात है। और 65% ऐसे लोग हैं जो हिंदी में सुनते हैं, 18% लोग इंग्लिश में सुनते हैं। और ये भी अच्छी बात कही कि करीब करीब 100 करोड़ लोगों ने एक बार जरूर सुना है या 2 बार जरूर सुना है, ऐसा सर्वे में आया। ये नंबर अपने आप में बहुत कहानी कहते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर जोर नहीं है। ये कोई एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, ये कोई बॉलीवुड की भी फिल्म नहीं है, कोई टीवी सीरियल भी नहीं है कि हमको सुनना ही सुनना है या अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट नहीं है। लेकिन इसमें कुछ तो है जो लोगों को जोड़ता है। और अगर 100 करोड़ लोगों ने कभी कभी सुना और 23 करोड़ लोग देखते हैं, ये विश्व में होने वाली एक अनोखी घटना है। और इसमें प्रधानमंत्री अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, अच्छे लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनके विचार दूसरों तक जाएं उसका माध्यम बनते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा ली जाती है, ऐसा एक माहौल देश में क्रिएट होता है। और उसी कारण से कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वो क्या करते हैं, अपने मन की जब बात कहते हैं, उनके मन में कोई बात है या सरकार की कोई चीज अनाउंस करनी है, तो थोड़ा सा मन की बात में बोल दो तो इंपैक्ट इमीडिएट आता है, रिएक्शन इमीडिएट आता है, सुझाव इमीडिएट आते हैं, तो उसको इंप्रूव करने में भी मदद मिलती है। ये स्क्रीन लगाने का ना एक नुकसान होता है। क्या होता है, ऑडियंस स्क्रीन की तरफ देख रहा है, आप ऑडियंस की तरफ देख रहे हो, तो आपको लगता है यार कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। ये सबसे बड़ा बोलते हुए ये संवाद का एक फार्मूला भी है कि आप चाहते हो कि ऑडियंस आपकी तरफ देखें, वो स्क्रीन की तरफ देखते हैं, तो आप सोचते हैं यार कुछ गड़बड़ी कर रहे हो आप। आपसे ज्यादा स्क्रीन में रुचि आ रही है लोगों की। तो ये जो मन की बात है, ये सरकार को दिशा देने का काम करती है, नई नीतियों को बनाने में और सुधारने का काम करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां पर लोगों के सुझाव आए और नीतियों में सुधार भी किया गया। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना और बहुत बड़ी व्यवस्था है ये मन की बात। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसके पीछे न जाने कितने लोगों का परिश्रम है जो उसमें लगता है उसके साथ में। नए आइडियाज के लिए अनुकूल माहौल बनाने का ये काम करता है। आपके मन में कोई आइडिया है, आप मन की बात के लिए भेज दीजिए, हो सकता है कि पसंद आ जाए। अगर पसंद आएगा तो पूरा देश जान जाएगा उसको, और अगर प्रधानमंत्री के माध्यम से देश जानेगा तो वो इमीडिएटली लोगों के मनों में प्रभाव पड़ता ही है। अभी तो बहुत सारे रिसर्चर, सुनीता ने काम किया, और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, इसके इम्पैक्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में एक और बड़ा साइंटिफिक रूप इसमें से निकल के आएगा। अभी क्योंकि 100 एपिसोड का मतलब क्या हुआ कि ये करीब करीब 8-9 साल से प्रोग्राम चल रहा है। हमेशा प्रोग्राम चलना, इससे यदि वो लोगों से जुड़ेगा नहीं या उसमें से अच्छा फीडबैक नहीं आएगा तो आदमी की हिम्मत ही नहीं होती मेहनत करने की इतनी। तो इससे कुछ अच्छा निकल रहा होगा, ये पक्का है। ये एक इसका कारण यही है कि तभी ये 100 एपिसोड तक पहुंचा है। नहीं तो बहुत जल्दी एक सीजन 2, सीजन 3 जल्दी खत्म हो जाते हैं जब देखते हैं कि इसमें से इसको व्यूअरशिप नहीं मिल रही, ऑडियंस नहीं मिल रहे, तो मन टूटता है आदमी का। पर ये मन की बात में मन अभी नहीं टूटा है और आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने जो पहले कार्यक्रम में एक बात कही थी, प्रधानमंत्री जी जब पहली बार मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही
कि मेरे देश की ताकत गरीब की झोंपड़ी में है, मेरे देश की ताकत गांव में है, मेरे देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में है, किसानों में है, मजदूरों में है। मुझे आपकी शक्ति पर भरोसा है, जो भरोसे की आपने भी बात करी, इसीलिए भारत के भविष्य पर भरोसा है। यानी सारा जो प्रधानमंत्री का भरोसा है वो भरोसा लोगों पर टिका हुआ है। ये बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी का एक अच्छा स्वरूप भी यही है कि जो भरोसे पे चलती है, और हम सबके भरोसे पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र होगा। वो हम सबके भरोसे से हम सबको अपना अपना पार्टिसिपेशन उसमें कैसे करना है, अपनी हमारी क्या भूमिका होगी, वो हमको देखना है। हमको अपना वक्त अगर निगेटिव कामों में लगाना है वो भी लगा सकते हैं, या अच्छाई देखते हुए काम करना है, या हमें अपना अपना मन तैयार करना है इसके लिए। इसीलिए हम उनके भरोसे पे खरे उतरें। हमारा तो ये उद्देश्य होना चाहिए। मन से हम मन की बात को सफल बनाएंगे। अभी देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। एक एपिसोड में उन्होंने कहा लोगों को कैसे जोड़ते हैं। ये एक अच्छी भी एक इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत सारी जगह जाते हो, बहुत सारी जगह जाते हो, तो वहां के जो अच्छे फोटो खींचते हो उसको अपलोड करो। बहुत सारे लोगों ने अपलोड किया भी होगा। उन्होंने कहा मैं देखूंगा। कुछ उन्होंने देखी भी होंगी जो उसमें से अच्छी फोटो आई होंगी, लेकिन उनकी टीम ने बहुत ज्यादा फोटो देखी होंगी। पर सबसे ज्यादा तो देश के लोगों ने एक दूसरे की फोटो देखी। नेचुरल है, जब वो अवेलेबल है तो सबसे ज्यादा तो उससे जो टूरिज्म को बढ़ावा मिला, जो उससे देश एक दूसरे को जानने का और जोड़ने का जो इंपैक्ट आया, बात तो छोटी सी, उनका फोटो अपलोड करो मैं देखूंगा उसको। लेकिन लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में फोटो अपलोड किए। गांधी जी ने कहा चरखा चलाओ तो आजादी आ जाएगी। चरखे से आजादी कोई आती है क्या? नहीं आती। लेकिन चरखा से एक भाव गांधी ने निर्माण किया लोगों के मनों में कि अगर मैं चरखा चलाऊंगा तो आजादी में मेरा योगदान आ रहा है, मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है आजादी के अंदर, मैं जुड़ाव महसूस कर रहा हूं उससे। यानी एक ऑब्जेक्ट पे सबको जोड़ दिया खादी के माध्यम से और चरखे के माध्यम से महात्मा गांधी ने उस समय। ये दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि फोटो अपलोड करो, और लोगों ने करी, तो उससे जुड़ाव और जो कनेक्टिविटी है वो देश को एक रखने में भी और आगे बढ़ाने में सहायक होती है। उन्होंने एक मन की बात में कहा कि गैस का सिलेंडर महंगा है, मैं चाहता हूं कि गांवों में दिया जाए, तो सब्सिडी छोड़ दो। 30 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। अगर वो दोबारा कह देंगे तो और थोड़े बहुत ज्यादा लोग छोड़ देंगे सब्सिडी। ये एक इफेक्ट पड़ता है यदि आपकी नीयत पर लोग भरोसा करते हैं, और उनकी नीयत पे लोग भरोसा करते हैं, तभी 30-40 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। 30 अक्टूबर 2016 के प्रसारण में उन्होंने कहा कि गांधी तो हमारे मार्गदर्शक हैं। यानी गांधी जी क्या कहते थे कि जब भी आप नीति बना रहे हैं सरकारी दफ्तरों में बैठ के, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है, आप देखो कि ये नीति उसके हित में है क्या, और यदि उसके हित में है तो आप बना दो, उससे किसी का अहित नहीं होगा और वो देश के लिए नीति अच्छी काम करेगी। ऐसा सा फार्मूला उन्होंने गांधी जी ने दिया। अब ये असेसमेंट इसका हो कैसे कि अंतिम व्यक्ति के हित में जाएगी कि नहीं जाएगी। आप किसी सरकारी अफसर से बात कर लीजिए, वो कहेगा हमारी तो सारी नीतियां अंतिम व्यक्ति के हित में ही होती हैं। आपको कोई अफसर मिलेगा ही नहीं वो कहने वाला आज तक, और शायद वो कमरों में बैठ के उनके हित में ही बनाते होंगे। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि नियत में भी नहीं कह रहा, बनाते ही होंगे, लेकिन उसका इंपैक्ट का एनालिसिस तो नहीं है ना कि उसके फायदे की थी कि नहीं थी, या फायदा हुआ कि नहीं हुआ। जब संवाद होता है और वो फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं जो ऑटोमेटिकली आता है, तो कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक लगता है सारे सिस्टम के ऊपर। और मैं समझता हूं कि इस 99 बार बोलते हुए उन्होंने शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जो छोड़ा होगा। लगभग सबको कवर कर लिया उन्होंने। जब क्लाइमेट चेंज की बात की तो पूरी करी, जब चीतों की बात करी तो चीतों की भी पूरी बात करी। तो लेकिन उन सभी जो चैलेंजेस आते हैं उसको वो अवसर में कैसे बदला जा सकता है, इसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। किसी चीज को प्रमोट करना है। अभी मिलेट्स का जो था, हमें तो क्या था, भारत में 90% लोगों को तो मिलेट्स का मतलब भी मालूम नहीं होगा। जब ये मोटा अनाज कहने लगे तो मतलब समझ आने लगा। जो चीज एक उन्होंने प्रमोट करनी शुरू करी तो आज लोगों ने अच्छा भी मानना शुरू करा और थोड़ा खाना पीना भी उसका बढ़ा है।
लेकिन उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है चीज में। जो आवश्यक लगा या अच्छा सुझाव आया, उन्होंने इस माध्यम से उसको चलाने का प्रयास किया। ये जो स्टार्टअप कल्चर है, जिन्होंने मैडम ने भी जिक्र किया, और अटल इनोवेशन मिशन, उसके माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों, उन्होंने कहा कि बिजनेस इंक्यूबेटर होने चाहिए और हम पैसे देंगे अटल इंक्यूबेटर्स के नाम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे इम्पैक्ट आया, यूजीसी पे आया। उन्होंने विश्वविद्यालय को कहा कि इंक्यूबेटर्स बनाओ, अपनी सेक्शन 8 कंपनियां बनाओ। तो हमने भी दिल्ली विश्वविद्यालय में उद्मोदय फाउंडेशन बनाई है और वो धीरे धीरे अपना काम शुरू कर रही है। ये इसका इम्पैक्ट का एक और उदाहरण है। उन्होंने तो मन की बात में कह दिया। अच्छा, फायदा पता क्या होता है? प्रधानमंत्री कोई बात कह देते हैं, सबको लगता है ये तो करनी है, इससे कोई विरोध ही नहीं होगा। तो जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इमीडिएटली उसके इर्द गिर्द नीति बनाकर सबको दे देते हैं कि ऐसा करो। ये एक बड़ा ना, इसका ना एक क्या बोले उसको कि कैटलिस्ट इफेक्ट है, कास्केडिंग इफेक्ट है इसका, कि एक बात कही, वो बात तक नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं नीति और फिर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि सबको सीरियसली उसको लेना चाहिए भी और लेते भी हैं लोग। और कम से कम इस प्रोग्राम को लोगों ने सीरियसली लिया है। एक और में बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, अभी विपिन तिवारी जी ने तो बहुत सारा जो बोला वो दिव्यांग जनों पे सीमित था, तो इतना बोला, तो मैं उस विषय पे नहीं आ रहा हूं अभी, उस पे नहीं बात कर रहा। एक उन्होंने कितना अच्छा कहा, सेल्फी विद डॉटर। अब छोटी सी बात है सेल्फी विद डॉटर, लेकिन पहले क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये गुजरात से उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद जब दिल्ली आए तो दिल्ली में भी इसको लागू किया उन्होंने। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सेल्फी विद डॉटर से उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश करी। यानी आप बेटियों को प्रायोरिटी नहीं देंगे ऐसा आप सोच नहीं सकते। जब प्रधानमंत्री ने ऐसा बोल दिया, न तो नीति बनाते हुए ना उसको इंप्लीमेंट करते हुए, ज्यादा से ज्यादा आप चाहोगे कि फेवर करो। हमने भी क्या शुरू किया कि जब कोई अपना पक्ष रख रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 50% से ज्यादा बेटियां हैं, स्टूडेंट्स हैं। शायद हम बहुत कम ऐसे देश के विश्वविद्यालय हैं, हम उसमें से एक हैं जहां पर कि 50% से ज्यादा बेटियां पढ़ती हैं। तो वो इम्पैक्ट हमारे मन पर भी है इस बात का कि जब वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी, कह दिया, और 2 अक्टूबर को शुरू किया। उन्होंने 2 अक्टूबर को झाड़ू भी लगाई। वो तो सिंबॉलिक है, वो तो सिंबॉलिक है। पर आप देखिए कि जो लोग गांवों से आते हैं, आप देखिए पहले गांवों में किसी के घर में टॉयलेट हो ऐसे बहुत कम घर हुआ करते थे, बहुत कम घर हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं था पैसे नहीं थे या वो बना नहीं सकते थे, पर वो सोच उस तरह से बनी नहीं। वहां सामान्य ये था कि अगर हम बाहर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, इसको बनाना उतना अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए टॉयलेट्स बनाने के लिए जो माहौल बनाया, आज मुझे लगता है कि हर गांवों में भी लगभग सभी घरों में, नहीं तो बहुत सारे घरों में आपको टॉयलेट्स पाए जाएंगे। नहीं तो जिसकी लड़के की शादी शहर में हो गई और वो अपनी अगर पत्नी को लेके जाए और बच्चों को लेके जाए, तो बच्चे तो पहले ही कहते थे टॉयलेट की बड़ी दिक्कत है, घर में बड़ी दिक्कत है। आज से 5-7 साल 10 साल पहले बड़ी सामान्य सी बात थी कि टॉयलेट की बड़ी दिक्कत है, हमें नहीं जाना है वहां पे। एक तरीके से देश के मन को बदल दिया, और टॉयलेट इतनी बड़ी चीज नहीं थी उस तरीके से। अगर हम देखें, शायद देश ने सोचा नहीं था, गांवों में उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करी थी। अभी सीवर लाइन डालने पे काम शुरू होगा, टैप वाटर का जो काम शुरू हुआ है कि नल से जल। तो जो अभियान की शुरुआत सरकार करती है और इस माध्यम से लेके जाती है, तो उसका अच्छा असर तो होना ही है और होता ही है। बात वहीं कही, मैं मजरूफ सुल्तानपुरी की एक बहुत अच्छी बात है जो मैं कोट करूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो उनके हर थॉट प्रोसेस पे एक कारवां बनता गया जैसे जैसे चला। एक और बात जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है, कि भारत में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भारत ने क्रांति करी, यूपीआई, ये भी तो एक आइडिया ही था कि इंस्टेड ऑफ ये जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की बजाय हम डायरेक्ट ट्रांसफर करें। तो उसके लिए एक बीच में एक लेयर चाहिए थी, जिसको यूपीआई हम बोलते हैं, यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक कंपनी बनाई गई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इसको डेवलप किया और जो इसको चलाते हैं, मॉनिटर करते हैं, सारा उसका हिसाब किताब करते हैं। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर उसको बनाया कंपनी को। पहली बार इसकी चर्चा मन की बात में प्रधानमंत्री ने करी भी। अब आप देखिए कि आप पेटीएम करो, गूगल पे करो या कोई भी करो, पहला सिग्नल इसी पे आता है, यूपीआई पे आता है, और यहां से पीछे बैंक होते हैं इसके, ताकि आपको एक सेफ्टी की, सिक्योरिटी की लेयर दी जा सके, आपका पैसा सुरक्षित रहे। ये 4-5 साल की कहानी है। इससे पहले और कोविड से पहले तो ये बहुत कम लोग किया करते थे, अभी भी धीरे धीरे बढ़ा। 2016 के अंदर मेरे पास कुछ डेटा है, मैं शेयर करूंगा, इससे 35 बैंक जुड़े हुए थे और 707 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन 2016 में हुआ। बहुत शुरुआती दौर था इसका। 17 में आए तो 44 बैंक जुड़ गए और 2400 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इसके माध्यम से हुआ। 19 आते आते 142 बैंक हो गए इसके साथ में और 1,33,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन इससे हुआ। और अगर हम पिछले साल का करें, इस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का, करीब करीब 400 बैंक जुड़ गए और 14 करोड़ 10 लाख से ज्यादा रुपए का ट्रांजैक्शन इसके माध्यम से हुआ। जो भारत कमजोर सा माना जाता था कि आज ऐसा तो है नहीं कि अर्बन इंडिया के माध्यम से हुआ, आज अब गांव की किसी शॉप पे चले जाइए, वो भारत जो 20 साल पहले, 20-25 साल पहले गांवों में क्या होता था कि अगर वो कहता था कि मेरे को आलू खरीदना है तो कहता था आधा किलो गेहूं दे दो तो मैं आलू ले लेंगे। बहुत सारे गांवों में होता था। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का तो बहुत जानकारी है कि जरूरी नहीं कि रुपए से ही ट्रांजैक्शन होता था, बार्टर सिस्टम जो पुराना था अभी भी गांवों में चलता था। वहां से देश कैसे बदल कर आया कि आज उन्हीं दुकानों पर क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा और वो कहते हैं कि जी इससे ट्रांजैक्शन कर दो आप। ये बदलाव हम सब ने 5-7 सालों में अपनी जिंदगी के अंदर देखा, एक आइडिया का व्यापक रूप और उसका इंपैक्ट कि आज करीब करीब 25 से 30 ऐसे देश हैं जो भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इस फैसिलिटी को हमारे यहां एक्सटेंड करो, और भारत की सरकार ने इसको एक्सटेंड भी किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, और कम से कम हमारे देश के लिए छोटी बात नहीं है, जिसको थोड़ा सा ना ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल माना जाता है। पर मैं भी खत्म कर रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे लगा मेरे पास भी पर्ची आने वाली है तो मैंने कहा मैं अभी खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं हाव भाव रजिस्ट्रार साहब के समझता हूं। इससे पहले कि पर्ची आ जाए तो मैंने कहा मैं भी खत्म करता हूं इसको। अंतिम बात कहते हुए एक बात है कि देखिए, जब कोविड हुआ तो मन की बात तो उसमें चली थी, और उसके बाद भी कि स्वास्थ्य सेवाएं जो देश की हैं उसको इंप्रूव किया जाए। कल खबर आई कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे देश के अंदर। उससे पहले यह हुआ कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अब ये घोषणा तो हो गई, अब इसके इंप्लीमेंटेशन देखिए ना, इसके पीछे कितनी मेहनत है, इसके पीछे जो लगेगी। अब इसके ऊपर हेल्थ सेक्टर इंप्रूव होगा, और जो लोगों ने एक दूसरे की सहायता करी, तो जो तुलसीदास जी की बात है उन्होंने कोट की कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दूसरों के लिए काम करना, उनके हित में काम करना, ये मन की बात कार्यक्रम के मूल के अंदर है कि किस तरीके से एक सक्सेस स्टोरी को शेयर दूसरी सक्सेस स्टोरी के साथ किया जाए, ताकि और लोगों के जीवन में भी सफलता आए और सफलता जो है इंश्योर हो। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अभी मैं समझता हूं कि 100वां एपिसोड जाएगा, उससे ज्यादा जाए, धीरे धीरे और बढ़े। एक और जो बात थी, आप ये देखिए, किसी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उसके राज्य में कोई भूखा न सोए, और अगर कोई भूखा सोता है तो वो लोकतंत्र के लिए भी शर्म की बात है और उस देश के नागरिकों के लिए भी शर्म की बात है। और भारत के अंदर इस व्यवस्था को लाने में प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा योगदान किया,
और जो फूड सिक्योरिटी सब्सिडी प्रोग्राम है, आज 80 करोड़ लोगों को इससे सहायता जाती है। वर्ल्ड में इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं नहीं चला आज तक, शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कभी नहीं चला इतना बड़ा प्रोग्राम। और आपको बताता हूँ, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में इसमें 1 लाख करोड़ के करीब का इसमें इन्वेस्टमेंट बोलूँ, एक्सपेंडिचर बोलूँ, जो मैं इसको एक्सपेंडिचर नहीं बोलना चाहता हूँ, ये कंट्रीब्यूशन बोल देते हैं। कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए का, 1 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन था। 18 में ये कंट्रीब्यूशन उतना ही रहा, लेकिन 2020-21 में 5,41,000 करोड़ रुपया का कंट्रीब्यूशन सरकार का इसमें गया। और 21-22 फाइनेंशियल ईयर जो था उसके अंदर 2,86,000 करोड़ रुपया इसमें कंट्रीब्यूशन में गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है कि कोई राज्य में भूखा न सोए, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए, और इसको इंश्योरेंस फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम के माध्यम से भारत की सरकार ने किया। शायद उनको बहुत सारे सुझाव मन की बात के माध्यम से आते थे, बहुत सारे ऐसे सुझाव आते थे कि उस गांव में किसी को खाने को नहीं है, यहाँ पर समस्या। इससे क्या हुआ, वो आम जन की जो बात इन्होंने कही कि नीचे से ऊपर तक जाता है, वो जो भाव और भावना नीचे से ऊपर तक जाती है, कहीं मन को प्रभावित करती है। अदरवाइज कोई सरकार में दम नहीं था कि 3 लाख करोड़ रुपया बजट से निकालकर किसी सब्सिडी के किसी प्रोग्राम में डाले, जब तक कि उसको ये पता ही ना हो कि मेरे देश में वास्तव में इसका गंभीर कारण है इसको करने का। उससे फिर कॉन्फिडेंस आता है आपको करने का। जब कोई बुराई भी करता है तो आप कहते हो नहीं, कोई बात नहीं है, आम जन के हित में ये फैसला है। तो दूसरों के हित में जो फैसले किए जाते हैं उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मन की बात अभी तो चल रहा है, ईश्वर करे और बहुत साल चले मन की बात, और जब चलेगा तो देश का भला होगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। इसमें मन की बात कार्यक्रम का भी अपना योगदान रहेगा। और आज के कार्यक्रम को जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया और सोचा कि हमको अपना एक कार्यक्रम करना चाहिए, उसके लिए विश्वविद्यालय को बधाई, रजिस्ट्रार साहब जिन्होंने इसमें लीड ली है उनको भी बधाई, और आप सब आए आपको भी बहुत बहुत बधाई। ढेर सारी शुभकामनाएं।